नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री ने एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष से भेंट की। एशियाई विकास बैंक, जिसको एडीबी बोला जाता है शॉर्ट में, उसके नाम से ये चर्चित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष श्री मसातो कांडा से भेंट की और मोदी ने कहा कि पिछले दशक में भारत में तेजी से हुए परिवर्तन ने अनगिनत लोगों को सशक्त बनाया है और हम आगे इसे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया कि श्री मसातो कांडा के साथ एक शानदार बैठक हुई है जिसमें हमने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। अब आइए चर्चा कर लेते हैं कि क्यों ये मीटिंग हुई। इसको कवर किया था जनसत्ता ने भी। और शहरों में ढांचागत विकास विस्तार के लिए एडीबी देगा $10 अरब भारत को। क्यों देगा, आइए चर्चा करते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी के अध्यक्ष मसातो कांडा ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत को $10 अरब देने की प्रतिबद्धता जताई। इसमें मेट्रो का विस्तार होगा। इसमें क्या क्या होगा इसकी बात कर लेते हैं। इसमें मेट्रो विस्तार, और इसमें क्या होगा, नए क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS। और इसमें क्या होगा, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कांडा ने कहा शहर विकास के इंजन होते हैं। एडीबी पूंजी जुटाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन में तेजी लाएगा और ऐसे समाधानों को आगे बढ़ाएगा जो भारत की शहरी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को वर्ष 2047 तक विकसित भारत के मार्ग पर आगे ले जाएंगे। एडीबी ने एक बयान में कहा कि यह पहल 5 वर्ष के लिए है और इस पंचवर्षीय योजना में सावरेन लोन यानी संप्रभु ऋण, निजी क्षेत्र का वित्त पोषण और तीसरे पक्ष की पूंजी शामिल होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये एडीबी के विषय में, क्योंकि यूपीएससी एडीबी से जुड़ा हुआ फैक्ट भी पूछ लेता है। अगर बात करें एडीबी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन विकास बैंक, देखिए एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है और इसकी स्थापना 1966 में एशिया प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। अगर बात करें इसके उद्देश्य की, तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में गरीबी को कम करना, समावेशी, लचीले और सतत विकास को बढ़ावा देना है। और इसके सदस्य राष्ट्रों की बात करें तो 69 सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा, और जिनमें अधिकांश एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं। और इसके कार्य की बात करें जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। एडीबी विकासशील देशों को ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश प्रदान करता है और इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है, ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को भी पीआईबी ने कवर किया था और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है। योजना से जुड़ा हुआ टॉपिक जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि नक्शा क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण 2 जून से 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों में शुरू किया जाएगा। अब क्या है नक्शा, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि विकास संसाधन 2 जून 2025 से देश के 5 उत्कृष्टता केंद्रों में नक्शा, जिसका पूरा नाम ही है नेशनल जियोस्पैटियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेंट्स, यानी शहरी आवासों का राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वे करना। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्षमता निर्माण का दूसरा चरण आयोजित करने जा रहा है। नक्शा में भाग लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 160 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का पहला चरण मई 2025 में पूरा हो चुका है। अब देखिए, इसके विषय में बात कर लेते हैं। क्या है नक्शा, तो ये भारत की शहरी आबादी जो वर्ष 2031 तक 600 मिलियन से अधिक होने की उम्मीद है, इसलिए आधुनिक और सत्यापन योग्य, आसानी से सुलभ भूमि रिकॉर्डों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गई है। नक्शा कार्यक्रम इस चुनौती का समाधान एक साहसिक प्रौद्योगिक संचालित दृष्टिकोण से करता है। नक्शा कार्यक्रम को भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग द्वारा भारतीय सर्वे डिपार्टमेंट और 5 उत्कृष्टता केंद्रों के सहयोग से एक प्रायोगिक कार्यक्रम के रूप में लागू किया जा रहा है। नक्शा को 27 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 157 शहरी स्थानीय निकायों यानी अर्बन लोकल बॉडी में शुरू किया गया है। अब देखिए, समय समय पे यूपीएससी इन बॉडी के ऊपर क्वेश्चन पूछता रहा है। आइए बात करते हैं वर्ष 2024 में एक क्वेश्चन पूछा था। आप देख सकते हैं यूपीएससी 2024 में ए सीरीज का क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन पूछा था कि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और उसके ऊपर आपको सही उत्तर बताना है। पहला कथन है, यह योजना को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% फंडिंग यानी वित्त पोषण करती है। दूसरा कथन, इस योजना के अंतर्गत भू संपत्ति मानचित्र डिजिटलीकृत किए जाते हैं। तीसरा कथन, स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यांतरित करने की पहल की गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3,
ऑप्शन डी 1, 2 और 3। कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपकी डिमांड पे ही ये सीरीज फिर से हमने शुरू किया है, क्योंकि आप लोगों से कई लोगों की ये बात थी कि PYQ को शामिल किया जाए। अगर आप लोग इस में रिस्पांस दिखाएंगे, अधिक से अधिक उत्तर देंगे, कमेंट करेंगे, तो हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज अगर आपका रिस्पांस पॉजिटिव नहीं रहता है तो हम यहीं पे समाप्त कर देंगे। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। और न्यूज ये है कि इंडिया राइज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बिलीव्स पर कैपिटा रियलिटी। द हिंदू के साथ साथ दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण ने भी इस न्यूज को कवर किया था। ये बात करते हैं, दिखाते हैं, देख सकते हैं। न्यूज यही है कि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, आगे की क्या चुनौतियां हैं, उसके ऊपर पूरा ये लेख है। अगर बात करें वर्ष 2025 के अंत तक भारत की अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी। बड़ी अर्थव्यवस्था न सिर्फ नागरिकों के कल्याण के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराती है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक देश को एक आर्थिक शक्ति के तौर पर स्टैब्लिश करती है। दुनिया हमारी बात को अधिक गंभीरता से सुनती है। एक बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ ही हम सैन्य ताकत के मामले में भी दुनिया के अग्रणी देश बन सकते हैं। सभी देश एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के साथ बेहतर व्यापारिक और बायलैटरल रिलेशन यानी द्विपक्षीय संबंध चाहते हैं। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था की राह में आगे बड़ी चुनौतियां भी हैं। आज भी हमारी प्रति व्यक्ति आय करीब $2,500 है, जो हमें कम आय वाले देशों के बीच में रखती है। दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना विकसित भारत की राह में एक बड़ा अहम पड़ाव है। इस उपलब्धि के मायने और आगे की चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या है GDP, क्या होती है। देखिए, अगर अर्थव्यवस्था की सेहत को ट्रैक करने के लिए GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद का प्रयोग होता है और ये देश में तय समय सीमा में बनाई गई सभी वस्तुओं और सेवाओं की वैल्यू को दिखाता है। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन यानी उत्पादन करती हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। और दो तरह की GDP होती हैं, आप जैसा कि हम लोग जानते हैं। GDP दो तरह की होती है, रियल GDP और नॉमिनल GDP। नॉमिनल GDP का कैलकुलेशन मौजूदा कीमत के आधार पर किया जाता है, वहीं रियल GDP में वस्तुओं और सेवाओं की वैल्यू का कैलकुलेशन महंगाई दर को हटाकर यानी घटाकर किया जाता है। GDP को कैलकुलेट करने के लिए आधार वर्ष 2011 और 12 हैं। और देखिए, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से वैश्विक परिदृश्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला तो यह है कि वैश्विक प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे G20, IMF में प्रभाव बढ़ेगा और बढ़ेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी भारत में FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि होगी और यह ग्लोबल कंपनियों भारत को एक आकर्षक बाजार के रूप में देख रही हैं। और क्षेत्रीय स्थिरता की बात होती है। भारत और जापान के बीच में मौजूद रणनीतिक साझेदारी जैसे चंद्रयान 5 और सैन्य सहयोग और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देगी। अगर लीडरशिप की बात करें, नेतृत्व की बात करें, तो भारत इस उपलब्धि के बाद ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप की दिशा में और करीब आ गया है। भारत अगर वर्ष 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देता है तो लीडरशिप और मजबूत होगी। तो कुल मिला के बहुत अधिक फायदे हैं। आने वाले अंकों में इसके ऊपर हम लोग और चर्चा करते रहेंगे। तो साथियों, आज का चौड़ी अंक को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं डिटेल अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट टाइम से हिंदी के साथ। धन्यवाद।